आप सभी प्रतियोगी छात्रों का एक बार पुनः आज की कक्षा में स्वागत है। आप लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं। अब तक आप सभी लोगों ने भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं के 3 भागों का अध्ययन कर लिया है। चौथे भाग में हम जिन 2 विशेषताओं यानी विशेषता संख्या 7 और विशेषता संख्या 8 का अध्ययन करेंगे। उसमें है कि भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन है। यानी भारतीय संविधान की विशेषता एकात्मक लक्षणों के साथ संघात्मक शासन की है। भारत का जो संविधान है यह एकात्मक लक्षणों के साथ संघात्मक शासन है। दूसरा, भारत की संसदीय व्यवस्था, भारत ने अपने लिए शासन की जिस प्रणाली को अपनाया है वह संसदीय शासन प्रणाली है। यह भारतीय संविधान की विशेषता है। तो हम 7वीं भारतीय संविधान की विशेषता का आपसे चर्चा करेंगे। एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन है। एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। संघात्मक शासन। आप देखिए कि दुनिया भर के जब संविधानों का या संवैधानिक व्यवस्थाओं का आप अध्ययन करेंगे तो आपके सामने एकात्मक और संघात्मक संविधान का रूप आता है। ब्रिटेन के संविधान का जो स्वरूप है वह एकात्मक यूनिटरी सिस्टम है। वहीं पर अमेरिका का जो संविधान है वह एक संघात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण है। जो एकात्मक संविधान होता है, इस एकात्मक संविधान में जो केंद्र होता है यह क्या होता है? शक्तिशाली होता है। और जो राज्य होते हैं वे केंद्र के एजेंट मात्र होते हैं। केंद्र जितनी शक्तियां राज्यों को देना चाहता है उतनी शक्तियों का ही प्रयोग राज्य करते हैं। एकात्मक संविधान के अंतर्गत केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां होती हैं और केंद्र उन शक्तियों का प्रयोग करता है। वह शक्तियों को राज्यों को अपनी इच्छा अनुसार वितरित करता है। जहां तक संघात्मक प्रणाली की बात है, वहां पर जो शक्ति होती है इसका बंटवारा होता है और यह बंटवारा जो होता है यह केंद्र और राज्यों के बीच होता है। अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग केंद्र और राज्य जो है ये करते हैं। जहां तक भारतीय संविधान की बात है कि भारतीय संविधान को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान में संघात्मक शासन की भी विशेषताएं पाई जाती हैं और एकात्मक शासन की भी विशेषताएं पाई जाती हैं। संघात्मक शासन की जो विशेषताएं होती हैं, संघात्मक शासन की विशेषताओं में संविधान कठोर होता है, लिखित होता है और सर्वोच्च होता है। भारतीय संविधान भी कठोर है क्योंकि संशोधन की जटिल प्रक्रिया अपनाई गई है। लिखित है, संविधान सभा के द्वारा लिखा गया है
सर्वोच्च है, यानी संविधान के नियमों के आधार पर ही शासन का संचालन होता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ही कार्य करती हैं। दूसरी बात जो संघात्मक शासन की विशेषता होती है, वह शक्तियां केंद्र और राज्यों में बटी हुई होती है। केंद्र अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और राज्य अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। चूंकि संघात्मक शासन में शक्तियां केंद्र राज्य में बटी होती हैं, इसलिए विवादों का भी होना लाजमी है। अतः एक सर्वोच्च न्यायालय भी संघात्मक शासन में होता है। भारत में भी एक सर्वोच्च न्यायालय है। यानी भारतीय संविधान में जो संघात्मक शासन की 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं, लिखित, कठोर और सर्वोच्च संविधान, शक्तियों का केंद्र और राज्यों में बंटवारा, और तीसरा न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ये तीनों जो है भारतीय संविधान में पाया जाता है। इसलिए भारतीय संविधान में संघात्मक शासन का भी लक्षण है। लेकिन हम भारतीय संविधान को पूरी तरह से संघात्मक फेडरल स्ट्रक्चर का नहीं कह सकते हैं। यह संघात्मक प्रणाली है, यूनियन ऑफ स्टेट है, लेकिन इसमें कई सारे लक्षण ऐसे हैं जो एकात्मक शासन के भी हैं, जिसमें केंद्र जो है शक्तिशाली होता है। जैसे संघात्मक शासन में दोहरी नागरिकता पाई जाती है और एकात्मक शासन प्रणालियों में एकल नागरिकता पाई जाती है। संघात्मक शासन प्रणाली के देशों में केंद्र की अलग नागरिकता, यानी देश की अलग नागरिकता, और जिस राज्य में व्यक्ति निवास करता है उसकी अलग नागरिकता होती है। लेकिन एकात्मक शासन में जो नागरिकता होती है वो पूरे देश की एक ही होती है। तो यह एकात्मक संविधान का जो लक्षण है, यह भी भारत संविधान में पाया जाता है और भारत में एकल नागरिकता है। दूसरी बात जो एकात्मक शासन की भारतीय संविधान में पाया जाता है, वह विशेषता होती है एकीकृत न्यायपालिका, जो पद सोपान के आधार पर, एक हायरार्की के आधार पर ऊपर से नीचे तक होती है। भारत में भी एकीकृत न्यायपालिका है। ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, नीचे जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय है, और एक हायरार्की पद सोपान प्रणाली से बंधे हुए हैं। अखिल भारतीय सेवाओं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र और राज्यों में शक्तियों के बंटवारे के बाद जो अवशिष्ट शक्तियां बचती हैं वे केंद्र के पास होना, भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध, संसद द्वारा राज्य के सीमाओं, नाम और क्षेत्रों में परिवर्तन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषयों पर संघ द्वारा कानून बनाने की शक्ति, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर राज्य की विधायी और कार्यपालिकी शक्तियों को केंद्र अपने हाथ में ले लेता है। ये सारी जो बातें हमने आपको बताया, यह एकात्मक शासन का है। इस तरह से आपने देखा कि भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही संविधानों के लक्षण पाए जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अनम्यता और विधिवाद, अनम्यता का मतलब रीडनेस, यानी संशोधन की जटिल प्रणाली, और विधिवाद संघवाद की दो गंभीर कमजोरियां हैं। भारतीय प्रणाली इस दृष्टि से अनूठी है कि इसमें इकहरी नागरिकता वाली दोहरी राज व्यवस्था रखी गई है, जो समय और हालातों के अनुसार एकात्मक और संघात्मक हो सकती है। केसी फियर नामक एक विद्वान हैं, केसी फियर ने भारतीय संविधान, कौन?
हैं केसी फियर। एक केसी फियर साहब भारतीय संविधान को क्या कहते हैं? अर्धसंघीय। अर्धसंघीय यानी इन्हीं विशेषताओं के आधार पर केसी फियर भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहते हैं। आइवर जेनिंग्स एक विद्वान है, आइवर कौन? जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। यह एक केंद्राभिमुख संविधान है। कौन? केंद्राभिमुख संविधान है, यानी केंद्र के पास शक्तियां अधिक है, केंद्र की ओर झुकाव की प्रवृत्ति इसमें है। डीडी बसु ने जो है भारतीय संविधान को बताया। कौन? डीडी बसु। डीडी बसु क्या कहते हैं कि यह ना तो संघात्मक है और ना ही यह एकात्मक है, अपितु यह दोनों का मिश्रण एक नवीन प्रकार का संघ है। नवीन प्रकार का संघ है, ऐसा डीडी बसु कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर। कौन? डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के लिए कहते हैं कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में ढाला नहीं गया है। इस तरह से आपने 7वीं विशेषता संविधान को देखा कि इसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार के संविधानों के लक्षण पाए जाते हैं। इस तरह यह एकात्मक लक्षणों वाला एक संघात्मक संविधान है। 8वां जो विशेषता यानी आज की कक्षा की दूसरी विशेषता कि संसदीय शासन व्यवस्था। कौन? संसदीय शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था भारतीय संविधान की विशेषता है। पूरी दुनिया में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका यानी विधायिका और कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के संबंधों के आधार पर 2 प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें पहला है अध्यक्षीय या राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। जो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होती है उसमें जो विधायिका या कार्यपालिका होती है ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। इनमें पृथक्करण होता है, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वहीं पर जब संसदीय शासन व्यवस्था की बात कही जाती है तो इसमें जो कार्यपालिका होती है यह निर्वाचित सदन यानी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वे व्यवस्थापिका या विधायिका से लिए जाते हैं। शासन की शक्ति जो होती है इसी कार्यपालिका में निहित होती है। भारत में आप जानते हैं कि केंद्र है और राज्य है। दोनों ही स्तरों पर, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर संसदीय शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाने का एक इतिहास रहा है। भारत में 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा। ब्रिटिश संसद ने भारत में शासन करने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के अधिनियमों, भारत शासन अधिनियम 1909, 1919, 1935 आदि को जारी किया।
क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था थी और भारत में भी उसी व्यवस्था के अनुरूप व्यवस्थाएं लाई गई और भारतीय सिद्धांत और व्यवहारिक दोनों रूप से इस प्रणाली से परिचित हो चुके थे। इसके साथ ही साथ जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, इसकी जो क्रियान्विति होती है यह काफी सरल होती है, साथ ही यह लोक संप्रभुता की दृष्टि से भी उचित होता है। वहीं पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधायिका के नियंत्रण से मुक्त होने के कारण और कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होने के कारण वह निरंकुश हो सकती थी। इसलिए सोच समझ करके भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई। डॉक्टर अंबेडकर की टिप्पणी है कि संसदीय शासन प्रणाली में संसदीय शासन प्रणाली में डॉक्टर अंबेडकर इनकी जो है एक टिप्पणी है कि संसदीय शासन प्रणाली में शासन के उत्तरदायित्व का परीक्षण एक निश्चित समय के बाद तो होता ही है, साथ ही साथ दिन प्रतिदिन का भी परीक्षण होता रहता है। यानी इस शासन प्रणाली में सरकार को 5 वर्ष के बाद भारत में जनता के समर्थन के लिए चुनाव में उतरना पड़ता है। यदि जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है कार्यपालिका, तो उसे हटा करके दूसरी सरकार जनता बना सकती है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो कार्यपालिका होती है उसे सदन में बहुमत की भी आवश्यकता दिन प्रतिदिन पड़ती रहती है। यदि सदन में उसका बहुमत नहीं सिद्ध होता है या फिर किसी प्रस्ताव पर वह विफल होती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। यही बात भीमराव अंबेडकर कहते हैं। लेकिन भारत ने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली का कोरा नकल नहीं किया है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन में तो सफल रही है, लेकिन इस संसदीय शासन प्रणाली का ब्रिटेन के उपनिवेशों में अनुभव ठीक नहीं रहा है। अतः भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया, उसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी तो है, किंतु भारत में एक निर्वाचित राष्ट्रपति है और सिद्धांता सारे कार्यपालिकीय कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं और भारत में एक निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। और जो यह राष्ट्रपति है यह नाम मात्र का है और यह शक्तियों का प्रयोग सिद्धांता करता है, लेकिन व्यवहार में शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री सहित मंत्री मंडल करता है, जो सामूहिक रूप से निर्वाचित सदन या लोकसभा के पद उत्तरदायी होता है। भारत में केवल केंद्र में ही यही स्थिति नहीं है, बल्कि राज्यों में भी यह स्थिति है। इस तरह से भारत की शासन प्रणाली ना तो नितांत राष्ट्रपति है और ना ही नितांत संसदीय, बल्कि देश की आवश्यकताओं के हिसाब से संयोजित है। आज आपने भारतीय संविधान की विशेषताओं में विशेषता संख्या 7 और विशेषता संख्या 8 का अध्ययन किया और अगली विशेषताओं के लिए मिलते हैं अगली भाग में। धन्यवाद।